काशी में G20 का होगा आगाज। सम्मेलन के लिए पर्यटकों ने गंगा से मांगा आशीर्वाद। गंगा किनारे स्वच्छता के लिए हजारों ने ली शपथ। 20 देशों के महत्वपूर्ण डेलीगेट्स आएंगे काशी। निकाय चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में दिख रही है तेजी। बीजेपी ने मेयर पद के प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। पुराने कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने दी प्राथमिकता। लखनऊ से प्रत्याशी बनी सुषमा खरकवाल। हमीरपुर में अलर्ट जारी। अतीक अशरफ के हत्यारोपियों का नाम आया सामने। सन्नी जेल के दौरान सुंदर भाटी गैंग के संपर्क में आया। आरोपी पर 18 मामले हैं दर्ज, जांच जारी। जालौन में दिन दहाड़े छात्रा की गोली मारकर हत्या। 2 आरोपियों ने सिर में सटाकर मारी गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भरा नामांकन पत्र। बीजेपी ने भरा नामांकन पत्र। नगर निगम के चुनाव में विजय होगी, बीजेपी ने कहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। नगर निगम चुनाव को लेकर आज भाजपा ने अपने नामांकन पत्र भरा और इसमें छोटा शिमला वार्ड, लोअर बाजार वार्ड के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। नामांकन पत्र भरने के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने रैली निकाली, जनता का सहयोग मांगा, आशीर्वाद मांगा और इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। शिमला शहरी से पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उन्होंने नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत की बात कही है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनाते हैं। घर बने हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा, इसका कानून बनाया है। वो कानून जो है ड्वेलिंग जो है स्लम ड्वेलर्स के लिए जो एक्ट बना है उसके अंतर्गत काम प्रारंभ करना है, जो अब वर्तमान सरकार को करना है। इसके अतिरिक्त शिमला में पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। पानी की समस्या का समाधान 2018 में समस्या आई थी। फौरी इंतजाम करने के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से गोमा से चाबा में जो है वो पानी जो है वो ट्रांसफ़र किया गया, जिसके कारण शिमला की समस्या जो है वो दूर हुई। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 2060 तक शिमला को पानी 24/7 कंटिन्यूसली मिलता रहे और शिमला के साथ लगते हुए जो इलाके हैं उनको भी पानी मिलता रहे। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पर सनातन धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के धरोहर की नगरी काशी में पधारे पर्यटक और काशीवासी भी G20 समिट से खासा उत्साहित हैं। आपको बता दें कि जिसकी झलक यहां पर दशामेघ घाट पर देखने को मिली और जब काशीवासी और विदेशी व अन्य राज्यों से आए पर्यटकों ने G20 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह लेकर नमामि गंगे और गंगोत्री सेवा समिति के सदस्यों के साथ मां गंगा की आरती उतारकर वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आशीर्वाद मांगा। हजारों नागरिकों ने एक स्वर में गंगा तट के स्वच्छता की शपथ ली। वहीं काशीवासी और काशी यात्रा पर आए नागरिकों और अन्य पर्यटकों ने कहा कि सरकार ने काशी में विकास की गंगा ऐसे बहाई जिससे इस प्राचीन नगरी का निरंतर विकास हो रहा है। वहीं नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पुरातन और आधुनिक संस्कृति को जोड़ते हुए काशी का ऐसा कायाकल्प हुआ कि वाराणसी अब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है और G20 की वाराणसी में होने वाली बैठकों में दुनिया के आर्थिक महाशक्ति वाले 20 देशों के राजनयिक, ब्यूरोक्रेट्स और अन्य महत्वपूर्ण डेलीगेट्स काशी आएंगे, जो कि काशी की विरासत की नई तस्वीर अपने साथ लेकर जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन यूपी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 नगर निगम की महापौर सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने इस निकाय चुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुकी लखनऊ मेयर के लिए सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया और 3.5 दशक के इस सफर के दौरान सुषमा खरकवाल ने अवध प्रांत के महिला मोर्चे का अध्यक्ष पद संभाला और वो प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी रही।
दरअसल महापौर की घोषणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लंबी चर्चा हुई और जिसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा बिष्ट यादव अलकादास, पूर्व महापौर संयुक्त भाटिया, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक सहित अनेक दिग्गज लोगों के नाम सामने आए, लेकिन अंत में पार्टी ने अपनी पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरकवाल के नाम पर मुहर लगाई, जिनसे बात की हमारे संवाददाता अंशुमान दुबे ने। अनेक प्रतीक्षाओं के बाद आखिरकार लखनऊ में महापौर की प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है और काफ़ी बड़े बड़े नामों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए अपने बीच के कार्यकर्ताओं को इसका सम्मान दिया और महापौर के लिए सुषमा खरकवाल जी को सामने लेके आए हैं। एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ नेता माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी, सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को मुझ पे विश्वास किया और मुझे महापौर का टिकट। बड़े बड़े नाम चल रहे थे, काफ़ी लोगों के नाम आए जो धन बल से काफ़ी मजबूत थे और जिनकी काफ़ी मीडिया में चर्चा रहती थी। ऐसे बीच में क्या अभी आपको लगा कि आपका टिकट कहीं से कुछ कटने की संभावना हो सकती थी? मैं ज़मीन से जुड़ी कार्यकर्ता हूँ और मैं बिल्कुल छोटे परिवार से आती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हुए हैं और एक आर्मी वाले ने कितना संघर्ष किया है, शुरू से ही मैं संघर्ष करते आ रही हूँ और जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है तब से मैं पार्टी में संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे अपनाया है। मैंने पार्टी में कम से कम 32-35 साल काम किया है, जिसका आज उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। लेकिन पार्टी मेरी माँ है, चाहे पार्टी मुझे बनाए कुछ दे या ना दे, माँ बच्चे से नाराज़ नहीं होते, ना बच्चे माँ से नाराज़ होते हैं। सुषमा खरकवाल जी जिनको महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। और अब खबर यूपी के खीरी से है, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर नगरपालिका क्षेत्रों में बिगुल बच चुका है, वहीं जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में भी अध्यक्ष व सभासद पदों पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया और अपनी सीट को सुरक्षित कर लिया, जिसमें भाजपा से विजय शुक्ला, रिंकू ने कांग्रेस से यतीश शुक्ला और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल समेत कई लोगों ने अध्यक्ष व सभासद पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। लखीमपुर खीरी में 11 अप्रैल से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 17 अप्रैल नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है और 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 तारीख को यानी कि 20 अप्रैल को उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 21 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और मतदान 4 मई को होगा। ये 5 साल थे, इसमें 2 साल तो कोरोना में ही गुजर गए और फिर मेरे हस्बैंड भी कोरोना में उनकी डेथ हुई, तो उसमें भी थोड़ा हम टूटे, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि जनता का सहयोग मिलेगा तो पुनः फिर शहर के। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर अतीक अहमद व अशरफ के हत्या आरोपियों का नाम जिले से जोड़ने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस बल तैनात है और पुलिस के आला अधिकारी ने जिले के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया। हत्या आरोपी सन्नी हमीरपुर के कुरारा कस्बे का रहने वाला है, जो हिस्ट्री शीटर भी है। इस पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि हत्या, रंगदारी, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद उसके कुरारा कस्बे को उसने छोड़ दिया था और बताया जाता है कि जेल के दौरान सुंदर भाटी गैंग के संपर्क में आया और नाम कमाने की चाहत के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतार दी, यानी कि उसका वध कर दिया। मैं कुरारा का रहने वाला हूँ, मैं 10-12 साल से उसको जानता हूँ। कैसा था इसका चाल चलन, कैसा था? पहले तो ठीक था, अब 10 साल से बाहर है, ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में। आज क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? आज जानकारी मिली कि ऐसा कांड हो गया और उसमें इसका नाम आया है, तो सुना जो पता लगा है। क्या कांड क्या किया इन लोगों ने? एक माफिया का उसने मर्डर किया, गोली मारी, ये पता लगा है। ये यहीं कुरारा का रहने वाला था और बचपन से मैं बिल्कुल सही था। उसके बाद छोटी मोटी लड़ाई भिड़ाई हुई, उसके बाद एक बार जेल गया। जेल में जाने के बाद ही इसकी मानसिक प्रवृत्ति बदल गई और ये अपराध की दुनिया। बचपन में तो बहुत अच्छा था, अच्छा लड़का था। बाद में ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए, उसमें छोटी मोटी लूट जुआ खेलना ये सब बिगड़ गया था।
गलत संगत में। पहली घटना उसने क्या करी थी कुरारा के अंदर? अब पहली घटना तो मेरा नाम पिंटू सिंह है, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, ये कब से हमीरपुर से गायब है? ये मालूम नहीं है, ये जाके 12 साल हो गए, घर नहीं जाता, 12 साल से घर नहीं जाता। क्या कारण थे, क्यों घर से गायब हुआ? विकी बात, स्वागत है आपका। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पर पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। देर रात को खुर्जा में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत दिल्ली, अलीगढ़ और बुलंदशहर में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाला लुटेरा आदित्य पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गया, जबकि आदित्य का साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक आती देखी, रोकने की कोशिश की तो पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई जारी है। आज खुर्जा देहात पुलिस बिचौला और धराऊ मार्ग पे चेकिंग कर रही थी, नियमित चेकिंग कर रही थी। वहाँ पे एक मोटरसाइकिल जो पुलिस को देख करके उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षा गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक मौके से फरार हुआ। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कॉम्बिंग भी चल रही है? हाँ, जो बदमाश फरार है उसकी कॉम्बिंग भी चल रही है। यूपी के जालौन के 8 थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर बीच चौराहे पर दिन दहाड़े बीए की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो परीक्षा देकर घर लौट रही थी, तभी पल्सर सवार 2 युवकों ने उसके सिर में सटाकर गोली मार दी और छात्रा की मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी तमंचा ले फेंक कर फरार हो गया। जहां ये घटना हुई वहां से कोतवाली सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। दरअसल मृतक छात्रा का नाम रोशनी अहिरवार है। वह एंधा गांव की रहने वाली थी और महाविद्यालय में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी और कॉलेज में परीक्षा देने के बाद वो घर लौट रही थी। तभी कोटरा तिराहे पर पल्सर बाइक सवार 2 युवक पीछे से आए। बिना कुछ कहे पीछे बैठे युवक ने छात्र के सिर पर गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी। ये 20 वर्षीय युवती है जिसका नाम रोशनी है और ये एंधा थाना 8 क्षेत्र की रहने वाली है। आज यहाँ पर आई हुई थी 8 कस्बे में और जब ये अपने घर वापस जा रही थी तो वापस जाने के दौरान इस पर 2 हमलावरों ने फायरिंग की और इसको गोली लगी, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और अब तक जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं कि जो और घर वालों से जानकारी मिली है कि कुछ जानने वाले ही लोग हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। हमारी 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दे रही हैं और उनके पीछे लगी हुई हैं। बहुत ही जल्दी आरोपियों को पकड़ के उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, लड़की किस क्लास में पढ़ती थी जब भी पढ़ती थी? लड़की बीए सेकेंड ईयर की छात्रा बताई जा रही है और यहाँ पर आई हुई थी। और अब तक की जो जानकारी मिली है कि जो जानने वाले ही लोग थे और तो उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ स्थित अपने निवास पर संवाददाताओं के साथ बिहू का जलपान करने के साथ ही असमवासियों को बिहू उत्सव की शुभकामनाएं दी। प्रत्येक वर्ष बिहू के मौके पर कल डिब्रूगढ़ के जिराई गांव स्थित अपने जन्म स्थान पर पहुंचकर अपने माता पिता के समाधि स्थल पर मत्था टेककर प्रार्थना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने असमवासियों को बिहू की शुभकामनाएं दी और सभी को शांति के साथ खुशहाल रहने की कामना की। करते हैं सब हमेशा खुश रहे, सुस्वास्थ्य रहे, तंदुरुस्त रहे और मिलजुल के रहे, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करे। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें जो मार्गदर्शन दी है, जो दिशा दी, करते हैं सब हमेशा खुश रहे, सुस्वास्थ्य रहे, तंदुरुस्त रहे और मिलजुल के रहे, हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करे। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें जो मार्गदर्शन। नगर निगम कोटा दक्षिण और पुलिस ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से पहले छावनी फ्लाईओवर से लेकर रंगपुर तक अतिक्रमण हटाए जाने की मुनादी करवाई गई और जहां पर कई दिनों से अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा अनाउंस किया जा रहा था और साथ ही कहा गया कि फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण नहीं किया जाए। इस कार्रवाई को लेकर उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में छावनी फ्लाईओवर के नीचे लगी हुई अवैध बोडिया, ठेले और त्रिपालनुमा अतिक्रमण के साथ कबाड़ी के सामान को अतिक्रमण दस्ते ने हटा दिया और भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर मेला ग्राउंड अंबेडकर महाकुंभ में पीड़ित महिलाएं न्याय की मांग लेकर पहुंची, जहां पर बागचीनी थाना क्षेत्र के निरावली गांव की लगभग आधा दर्जन महिलाएं रोती बिलखते अधिकारी और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन प्रशासन ने महिलाओं को सीएम से मिलने नहीं दिया, जिसके चलते महिलाओं ने अपने सिर को बैरिकेड्स में दे मारा। बता दें कि पीड़ित महिलाओं का कहना था कि 2 साल पहले उनकी जवान बेटी को गांव के ही 6 से 7 दबंगों ने गोली मार दी थी। ये गोली घर के दरवाजे से टकराकर युवती के दाएं कंधे और एक आंख में लगी, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया। एक आंख की रोशनी भी चली गई है, लेकिन हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद भी दबंग परिवार बंदूकों की नोक पर उन्हें धमकाते घूम रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित महिलाएं सीएम से मिलने पहुंची थी कि वो वहीं मौजूद पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस के लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सीएम से मिलने की गुहार लगाती रहीं। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर थाना अंतर्गत चंद्रापुर से आगे गीजर खिरक के पास करौंदिया से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे करीब 12 लोग घायल हो गए। वहीं ट्रॉली पर कुछ सवार लोगों ने बताया कि पीछे से दूसरे अज्ञात ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस के साथ एम्बुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उसके बाद 6 लोगों को ज्यादा चोट होने के बाद यहां पर जिला अस्पताल टीकमगढ़ रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करौंदिया गांव से बाजार करने के लिए ट्रैक्टर एवं ट्रॉली से लोग आ रहे थे। वहीं ट्रॉली में गेहूं से भरी बोरियां भी रखी थी। इसमें कुछ बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। फिलहाल मौके पर पहुंची खरगापुर थाने की पुलिस जांच में जुटी है। जिले के धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा स्थित विश्व प्रसिद्ध रामराजा मंदिर प्रबंधन को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। दरअसल पूरा मामला ओरछा श्री राम राजा सरकार का है और जहां आयकर विभाग ने ओरछा में स्थित मंदिर प्रबंधन को नोटिस दिया। ये नोटिस 1 करोड़ 22 लाख रुपए से संबंधित है। इस मामले में आयकर विभाग ने मंदिर प्रबंधन से पूछा कि इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आए। इस पर मंदिर प्रबंधन ने विभाग को बताया कि इसका स्वामित्व सरकार के पास है। जब जवाब के बाद विभाग ने मंदिर प्रबंधन को फिलहाल कोई नोटिस नहीं दिया, तो वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार ने आयकर विभाग को मंदिर के शासकीय होने की जानकारी दी और प्रबंधन ने विभाग को बताया कि वो आयकर श्रेणी से बाहर है। तो वहीं इस पर भी आयकर विभाग मंदिर प्रबंधन के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और हर बात के पुख्ता प्रमाण मांगे जा रहे हैं। नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रामराजा मंदिर के लिए जो जारी हुआ है एक सामान्य सी प्रक्रिया है। दरअसल 2015-16 में मंदिर प्रबंधन द्वारा मंदिर के समस्त खातों में जितनी राशि थी उसे मिलाकर एक एफडी बनवाई गई 1 करोड़ 22 लाख 55 हज़ार रुपये की लगभग। उसको आयकर विभाग ने संज्ञान में लिया और उसके बाद में इसी 23 मार्च को एक नोटिस 48 लाख रुपये की रिकवरी का जारी किया था, जिससे का जवाब हमने दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और उस पर आपत्ति लगाते हुए उन्होंने फिर कहा कि ये मंदिर जो है निजी स्वामित्व का है, ना कि सरकारी स्वामित्व का है। हमने ये कहा था कि मंदिर चूँकि सरकारी स्वामित्व का है इसलिए इसे आयकर से छूट मिल जानी चाहिए। इसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसकी संपत्ति के दस्तावेज मांगे गए थे। उत्तराखंड के चमोली में बीते दिनों उड़ी रिजर्व फॉरेस्ट में आग लगी थी और बता दें कि 50 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि में आग लगी थी और जिससे कि वनों को काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन स्थानीय महिलाओं ने अपनी सूझबूझ से जंगलों में लगी आग को बुझाने में कामयाब रही, जिसके बाद वन विभाग ने खुशी जाहिर की और स्थानीय महिलाओं को सम्मानित किया। बता दें कि गर्मी के दिनों में वनाग्नि की घटनाएं ज्यादा होती हैं और जिसके लिए वन विभाग के साथ साथ स्थानीय लोगों पर तत्पर रहते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े भूमाफिया अवैध खनन करते हैं। वहीं बागेश्वर में अवैध खनन करने से कोई जो मकान है, कई मकान खतरे की जद में हैं। खनन से कई मकानों की दीवारों में दरारें पड़ रही हैं। वहीं खनन से काड्डा क्षेत्र और दुग नाकुरी क्षेत्र के अधिकतर गांवों में अवैज्ञानिक तरीके से हो रही खनन से गांवों की रिहायशी मकान, खेत खलियान सहित सामाजिक स्थलों के आसपास बड़ी तेजी से बड़ी व छोटी दरारें आनी शुरू हो गई हैं, जिससे लोगों के में डर का माहौल है। फिलहाल मामले में प्रशासन से शिकायत की गई, वही मामले में जांच जारी है।
यहाँ पे तो खनन काफी हो गया, 2-2.5 साल हो गए हैं, लगभग नहीं हो गए इतना, 2-2.5 साल से यहाँ पे खनन हो चुका है। और तब से लेके खनन ही हो रहा है, लगातार खनन इतना हो रहा है कि जमीन खेत तो जा ही रहे हैं, मकानों तक भी दरार पड़ गई। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे मकानों के है, और मकानों के नीचे से यहाँ पे जो है माइन लगी हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से मकानों के नीचे इतना बड़ा नुकसान ना किया जाए, ये गाँव में पहाड़ों में ये खनन बिल्कुल रोका जाए, हमारी यही है। और यही हम प्रशासन से मांगते हैं और यही चाहते हैं, क्योंकि हम तो बाहर जा नहीं सकते हैं, हमको अपने मकानों से भय है। रात में हम यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर रात में अगर ये दीवार गिर भी जाती है तो हमें यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। और खनन जब स्टार्ट होता है तो उसका पता नहीं चलता कहाँ, और कोई इसकी लिमिट नहीं है कि 50 मीटर 100 मीटर तक खनन होगा, इसका कोई चेकअप नहीं है। और इसमें क्या है कि कुछ बैड एलिमेंट भी हैं, जिन अगर हम जाते हैं तो वो हमसे गाली गलौज करते हैं और मतलब जान से मारने तक की हमें धमकी देते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग उसको पूरा फाइट करें गाँव वाले कि भाई ये जो है ना सारा नुकसान आज अभी हमने दिखाया है, कई मकान दिखा दिए हैं आप लोगों को भी, तो उनमें दरारें आ गई हैं और धंसने लग गए हैं, और नुकसान हमें आगे उम्मीद है कि आगे काफ़ी नुकसान होने की उम्मीद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।